गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं AK इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर से आपके लिए इंग्लिश का रिवीजन चैप्टर लेके आया हूँ। हम लोगों का अभी ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास भी दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप अगर अभी ऑनलाइन लाइव नहीं आ सके तो आप जब कभी भी आपको टाइम मिले तो इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख लें और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। और जो लाइव आ सकते हैं, जो अभी देख रहे हैं कि हाँ लाइव सेशन चल रहा है, जो लाइव जुड़ सकते हैं वो जुड़िए और अपना आके सवाल पूछिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए, मैं यहाँ से आंसर करूँगा। हमने एक सेट तैयार किया है जो अभी का एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से सेट किया गया है। आप चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, चाहे स्पेलिंग एरर हो, चाहे कॉमन एरर का सवाल हो, चाहे किसी भी सेक्शन का हो, जो हमारे सेक्शन में यहाँ पे इनपुट में फीड किया गया है, वो आपको लगेगा क्वेश्चंस को देख के कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विच आप SSC की तैयारी में लगे हो, NDA की तैयारी में लगे हो और इंग्लिश से रिलेटेड जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आप लगे हुए हो, तो आपको लगेगा, हाँ साउंड तो ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है। ठीक है ना। तो आइए हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है और किस तरीके से सवाल को हम लोग हैंडल करें एग्जामिनेशन में। सेक्शन शुरू होगा दोस्त, सेक्शन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कह रहा होता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, one of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और चारों पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट वैसा है जिसमें एरर है। ठीक है ना। अब देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट कह रहा है कि दे फाइनली डिड व्हाट वी डिसाइडेड देम टू डू बिफोर द फाइनल मैच, है ना। दे फाइनली डिड, उन्होंने आखिरकार किया। क्या किया? व्हाट वी एडवाइस देम टू डू, जो हम लोगों ने उनको एडवाइस किया कि आप ये चीज कीजिए, उन लोगों ने वही किया बिफोर द फाइनल मैच, फाइनल मैच से पहले। तो अब कह रहा है कि हम लोगों ने किसी टीम को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को किसी फाइनल मैच से पहले कुछ एडवाइस दिया था और उन्होंने ठीक वैसा ही किया, है ना। अब इसमें एरर कहाँ पे है तो देखो, कह रहा है दे फाइनली डिड, उन्होंने फाइनली वही किया व्हाट वी एडवाइस। तो जब ये पास्ट में है दोस्त, ये पास्ट में लिखा हुआ है, डिड क्या बताता है? डिड बताता है पास्ट को। तो हम जानते हैं रूल के हिसाब से कि कोई भी स्टेटमेंट अगर पास्ट में शुरू हो रहा है तो उससे कनेक्टेड जितना भी आगे वर्ब रहेगा सबका सब पास्ट में होना चाहिए, है ना। अब लॉजिकली सबका सब पास्ट में होने का क्या मतलब है? उसका भी कंडीशन होता है कि सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है। V2 वाला सिंपल पास्ट V2 या डिड जो आप बोल लो, लेकिन पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट नहीं लिखना चाहिए, मतलब हैड प्लस हैड नहीं लिखना चाहिए। उसमें ध्यान क्या देना चाहिए कि जो घटना पहले हुई उसको लिखना चाहिए हैड में और जो घटना बाद में हुई उसको लिखना चाहिए डिड में। मतलब क्या हुआ इसका? जो घटना पहले हुई उसको लिखो सिंपल पास्ट परफेक्ट में और जो घटना बाद में हुई उसको लिखो सिंपल पास्ट में। अब हम देखते हैं, पहले ही मैंने कहा क्या डिड प्लस डिड एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि आप सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट का 2 स्टेटमेंट जोड़ सकते हो, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है ना। अभी आके देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। दे फाइनली डिड, V2 लिखा हुआ है सिंपल पास्ट। अब एक तो ये वर्ड यहाँ पे गलत हो गया, लिखना चाहिए था ADVISED, एडवाइज्ड। ADVICE दोस्त नाउन होता है। देखो ADVICE और ADVISE दोनों में डिफरेंस क्या है हमेशा याद रखना। एडवाइस में और एडवाइज में डिफरेंस याद करने के लिए ये लाइन याद रखो आप कि सी इज नाउन। ठीक है ना। एक ट्रिक है, क्या है, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि सी
इज नाउन। देख लो क्या लिखा हुआ है, सी इज नाउन। अब सी इज नाउन कहने का क्या मतलब हुआ कि ADVICE और ADVISE, एक एडवाइस है जिसमें सी है और एक एडवाइस है जिसमें एस है, डिफरेंस बस सी और एस का है। तो इसको ट्रिक से याद रखो, क्या, सी इज नाउन, जिसमें सी लगा हुआ है वो क्या रहेगा, नाउन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नाउन नहीं चढ़ने का है, यहाँ पे वर्ब चढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग वर्ब को चढ़ाते हैं। अब किस तरीके से लगाएंगे वहां पे वर्ब को इस तरीके से लगाएंगे ताकि हमारा पास्ट प्लस पास्ट का कॉम्बिनेशन ठीक से चले। तो यहाँ पे एक सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, तो दूसरा आप यहाँ तो या तो एडवाइज्ड कीजिए ADVISED, या तो इसके जगह पे आप लिखिए व्हाट वी हैड ADVISED, या तो आप सिंपल पास्ट लगाओ V2, या तो हैड प्लस V3 लगाओ। तो कौन सा सेक्शन में ये लिखा हुआ है, वी एडवाइस, देखो ऑप्शन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है। कोई भी लॉजिक अगर नहीं समझ में आए तो बताओ। 25 क्वेश्चन का पूरा सेट है, 25 मिनट में 30 मिनट में आराम से हम लोग सोल्व कर लेंगे। और कुछ नहीं होगा तो आप कम से कम 4-5 नया कॉन्सेप्ट सीखोगे और 4-5-8 नया वर्ड सीख जाओगे। तो 25 मिनट इज वर्थ इट एटलीस्ट, है कि नहीं। दूसरा कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनिए। किस चीज के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए भाई, तो खाली स्थान भरने के लिए, टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है इफ यू वांट टू सेव योर मनी, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो स्टार्ट लिविंग, रहना शुरू कर दीजिए। कैसे, एन और उसके बाद लाइफ। अब आप सोचिए कि अगर आपको पैसा बचाना है, पैसा बचाना होगा तो किस तरह से आपको रहना चाहिए, आपको कम खर्च करना चाहिए, बिना मतलब की चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ है उसी पे खर्च करना चाहिए, यही सब होता है ना। तो अब मीनिंग को देखते हैं। पहला लिखा हुआ है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल मतलब होता है कम खर्चे वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा फालतू का खर्च नहीं हो, उसके लिए हम क्या शब्द लिखते हैं, इकोनॉमिकल। इसको आप डायरेक्टली सस्ता ऐसा भी बोल सकते हैं। सस्ता मतलब वैसा जिसमें एक्स्ट्रा वैगेनेस नहीं आ रहा हो, जिसमें फिजूल खर्ची नहीं आ रहा हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। दूसरा बोलते हैं इंडलजेंट। इंडलजेंट माने होता है दोस्त शांत, है ना, शांत। या इंडलजेंट मतलब ये एक और वर्ड होता है कृपालु। हिंदी में कृपालु समझते हो, कृपा करने वाला, जिसके अंदर बहुत दया हो, बहुत मतलब कि अंतरात्मा उसका इतना मतलब कि सॉफ्ट है कि किसी को हेल्प करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं इंडलजेंट। तो इंडलजेंट तो इससे रिलेटेड कोई बात है नहीं, एक ऐसे ही वर्ड लिख दिया ऑप्शन में। इकोनॉमिकल हमें लग रहा है कि कुछ अच्छा है। इम्प्रॉपर माने होता है खराब, प्रॉपर मतलब अच्छा और इम्प्रॉपर मतलब खराब। और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है खर्चीला या फिजूल खर्ची। खर्चीला अभी तक हम बोलते आ रहे थे ना शुरुआत से, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिकल हो जाएगा आंसर। इफ यू वांट टू सेव मनी स्टार्ट लिविंग एन इकोनॉमिकल लाइफ। इकोनॉमिकल जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम प्रोब का। प्रोब माने क्या होता है दोस्त, लिख लो आप। प्रोब मतलब होता है जांच, प्रोब मतलब होता है पड़ताल। जांच पड़ताल समझते हो, जांच पड़ताल मतलब होता है इंक्वायरी। जांच पड़ताल मतलब क्या होता है, इंक्वायरी। तो जांच पड़ताल करना का सिनोनिम, जांच पड़ताल करना का सिनोनिम इनवाइट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनवाइट माने क्या होता है आमंत्रण, जिसको हम लोग बोलते हैं ना न्योता। जो न्योता मिलता है कहीं फंक्शन में जाने के लिए, आमंत्रण, उसको बोलते हैं इनवाइट। दूसरा क्या है सर्च। सर्च मतलब क्या होता है खोज, किसी भी चीज को खोजना। मोटिवेट मतलब क्या होता है मनोबल बढ़ाना। मोटिवेट मतलब क्या होता है मनोबल बढ़ाना। कहते हैं ना कि मोटिवेशन का जरूरत है, मनोबल थोड़ा डाउन हो गया है। और पुश मतलब क्या होता है,
पुश मतलब होता है धकेलना या प्रेशर देना, ठीक है ना। तो देखो सर्च मतलब होता है खोज या खोजना, तो जो चीज आप जांच पड़ताल करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज के बारे में खोजना पूछना, तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोब का सिनोनिम हो जाएगा सर्च, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बहुत आराम से चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट तरीके से मैं समझा नहीं रहा हूं, फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनिए, किस सवाल के लिए, सवाल नंबर 4 के लिए। सवाल नंबर 4 कह क्या रहा है, कह रहा है इफ वी डोंट रिवर्स कोर्स नाउ, इफ वी डोंट रिवर्स द कोर्स नाउ, हम लोग अभी अगर कोर्स को, कोर्स मतलब होता है धारा, ये जान लो, COURSE, कोर्स मतलब होता है धारा, कोर्स मतलब होता है काम या डिसीजन, DECISION, डिसीजन की दिशा, दिशा या दशा, समझ रहे हो बात को। कोर्स मतलब जैसे कहता है कि इस चीज के, इस रोग के, इस स्टेटमेंट के लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे, तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब होता है उसके लिए लिया गया, किस दिशा में जो आप कदम आप ले रहे हैं वो दिशा या दशा। कोर्स मतलब खाली पढ़ाई वाला कोर्स नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि इफ वी डोंट चेंज माने रिवर्स द कोर्स नाउ, अगर हम लोग अभी अपने डिसीजन को नहीं बदलते हैं, नहीं मोड़ते हैं, नहीं अलग करते हैं, जो कह रहे हैं वही कहते चले जाएंगे, तब क्या होगा, विल एनीवन टेक एनीथिंग, क्या कोई भी इस बात से कुछ भी लेगा, किस बात से, वी से अबाउट जस्टिस, जो हम लोग जस्टिस के बारे में कहते हैं। अब जस्टिस के साथ और क्या जोड़ेगा, अब देखो कह रहा है कि कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज अगर नहीं करोगे, अपना डिसीजन को अगर नहीं बदलोगे, तो क्या हम जस्टिस और क्या चीज लिखे यहाँ, जिसके बारे में कहते हैं उसको अगले आने वाले दशकों में कोई सीरियसली लेगा। ये कह रहा है कि बताओ जो डिसीजन ले रहे हो, मान लो जज का पैनल, इसका कंडीशन क्या हो सकता है कि जज का 5 पैनल बैठा हुआ या मंत्री लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं कि बताइए अगर ये डिसीजन आप ले लेते हैं तो वो डिसीजन में अगला 10 साल 150 साल तक लोग मानेगा हमारी बात को सही, कि इतना गलत डिसीजन हम लोग लेने जा रहे हैं, डिसीजन को जल्दी पलटिए, बदलिए। नहीं पलटिएगा तो आगे आने वाले 10 बरस तक लोग कहेगा कि वो गलत डिसीजन लिया, वो सच्चाई और ईमानदारी की बात करता था, वो अच्छाई की बात करता था और वही ऐसा डिसीजन लिया, वो गलत लिया। इस बात को अगले डेकेड मतलब क्या होता है, डेकेड मतलब होता है दशक, दशक माने क्या होता है दोस्त, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के समय को कहते हैं डेकेड, दशक। और पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के समय को कहते हैं डेकेड, दशक, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जस्टिस, और तो इतना तो मान लो कि जस्टिस के साथ कनेक्ट कर रहा है और कर रहा है कि डिसीजन नहीं बदलोगे तो न्याय और इस चीज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसको लोग आने वाले 10 साल तक विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक बात जान लो कि जस्टिस के साथ कुछ इसी नेचर का वर्ड जुड़ेगा। अब देखो मेडिएशन माने होता है मध्यस्थता, मेडिएशन माने होता है मध्यस्थता, दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में अगर किसी तरह का मनमुटाव हो गया तो उसका मेडिएशन किया जाता है, तीसरे लोग के द्वारा मध्यस्थता किया जाता है, जिससे बीच बचाव करके एक बीच का रास्ता निकलता है। विकेडनेस, विकेड माने क्या होता है, विकेड माने होता है खराब, बैड इन नेचर, दुष्टता। विकेडनेस मतलब क्या होता है, दुष्टता। तो दुष्टता इसके साथ जुड़ेगा, जस्टिस और दुष्टता नहीं जुड़ेगा ना। डिसऑनेस्टी माने होता है बेईमानी, और राइचसनेस माने होता है किसी भी चीज के बारे में सही होना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्या, कि जस्टिस और राइचसनेस के बारे में जो भी हम लोग बोलते हो, अगर तुरंत अभी डिसीजन को नहीं बदला तो आगे आने वाले 10 साल तक कोई हमारे बात को सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 5वां क्वेश्चन देखो दोस्त क्या है। 5वां कह रहा है कि जो अंडरलाइंड इडियम्स है उसका
बताइए कि क्या मीनिंग निकलेगा। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ही इज फोमिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन। अब देखो फोम माने क्या होता है, मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूं। फोम कहते हैं ना झाग, जो ऊपर से पूरा फेन निकलता है, डिटर्जेंट डालते हो या गाड़ी धोता है उससे फोम वाला होता है, झाग वाला। तो मान लो कि ये फोम मतलब हो गया झाग, ठीक है ना। समझाने के लिए कि जैसे किसी भी चीज का मीनिंग अगर तुम एग्जैक्टली नहीं जान रहे हो तो कॉमन सेंस लगा के उसको कैसे हम अपने तरीके से तोड़ें कि उसका मीनिंग हम समझ जाएं। फोम मतलब हो गया झाग, और कहाँ पे झाग लगा रहा है, किसी का मुंह पे। अब बताइए, किसी का मुंह पे आप झाग लगाइए, मिट्टी लगाइए, गोबर लगाइए, कालिख पोत दीजिए, तो कोई किसी का मुंह पे कालिख क्यों पोतता है? क्योंकि उससे गुस्सा होता है, क्योंकि उससे नाराज रहता है, क्योंकि उसका बात उसको अच्छा नहीं लगता है। तो देख लो क्या कह रहा है, कमिटी का डिसीजन उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसका मुंह पर झाग लगा दिया। मुंह पर झाग लगाने का क्या मतलब हुआ, देख लो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, टू बी अपसेट, गुस्सा होना। इससे कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता देता कि फोमिंग एट वंस माउथ मतलब होता है किसी भी चीज से गुस्सा होकर किसी के ऊपर कुछ बोल देना, भड़क के बोल देना, गुस्से में आकर के बोल देना, तो आपको लगता कि ये याद करने की चीज है। ये याद करने की चीज बिल्कुल नहीं है दोस्त। इसको अगर कॉमन सेंस है, कभी मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये याद करने वाली चीजों में से नहीं है, ये समझने वाली चीजों में से है। इनको लॉजिकली आप समझिए, इनमें जो वर्ड्स दिया हुआ रहता है उन वर्ड्स को मीनिंग के हिसाब से स्टेटमेंट का मीनिंग आप खींचो, तब आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब याद करने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप ट्राई करके देख लो, ठीक है ना। तो क्या होगा, फोमिंग एट द माउथ का मतलब होता है टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो हुआ है उसके बारे में नाखुश होना, गुस्से में होना, इसीलिए इसके मुंह पर कालिख पोत देना। छठा क्वेश्चन, पांचवा का तो ऑप्शन नंबर 2 हो ही गया। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा सवाल कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसके लिए कह रहा है, इस स्टेटमेंट में जो लिखा है उसके लिए कह रहा है। मेड इन इमिटेशन, देखो IMITATE, इमिटेट माने क्या होता है, इमिटेट माने होता है नकल करना। नकल करना माने क्या होता है गुरु, कॉपी करना, ठीक है ना। तो कहता है कि कॉपी करके बनाया गया इस तरह से, कैसे कि टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली एट जेन्युइन। फ्रॉडुलेंटली माने क्या होता है, धोखे से। कहते हैं ना कि बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है, तो फ्रॉड आदमी क्या करता है, फ्रॉड आदमी फ्रॉडुलेंटली कोई भी काम करता है। जो आदमी फ्रॉड होता है वो कोई भी काम फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखे से करता है। और धोखे से कैसे करता है, जेन्युइन मतलब क्या होता है, असली काम करेगा, नकली काम करेगा गलत, और आपको लगेगा कि सही काम कर रहा है। अब पूरा स्टेटमेंट का क्या मतलब निकल गया दोस्त, कह रहा है कि वैसा काम, उस तरह से कॉपी करके किया हुआ काम जो हो तो नकली लेकिन लगे असली, तो उसको क्या कहते हैं। अब देखो इसके लिए क्या है, डेलिब्रेट ऑप्शन है। डेलिब्रेट माने होता है दोस्त जान बूझ कर। तो ये तो कह रहा है कि उस चीज को क्या कहेंगे, उस काम को क्या कहेंगे, उस एक्शन को क्या कहेंगे जो आप सही दिखाते हैं लेकिन होता है गलत, उसको क्या कहते हैं। जानबूझकर तो किसी काम को आप करते हैं ना, और किसी काम को आप गलत किए जानबूझ के और सही दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है। तो ये डेलिब्रेट तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब भी क्या होता है, असली। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, असली। और ये काम क्या हो रहा है, नकली। तो हमको नकली का मीनिंग ढूंढना है चारों में से कि नकली किसका मतलब होता है। अब स्टॉन्च मतलब क्या होता है, देख लो। स्टॉन्च मतलब होता है लॉयल एंड कमिटेड, समझे, लॉयल एंड कमिटेड मतलब धोखा नहीं देने वाला, जो आपका वफादार हो,
वफादार, स्टॉन्च, STAUNCH, स्टॉन्च माने होता है वफादार, और काउंटरफीट माने होता है नकली। काउंटरफीट माने होता है नकली। कैसा नकली? जो दिखावे कि ये असली है। आईडी कार्ड पे फोटो चिपका के मुहर लगा दिया कि देखिए हम ही हैं पवन कुमार, दैट इज ए काउंटरफीटेड IT। नकली नोट बनाता है। काउंटरफीट वर्ड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कहाँ पे? नोट में। रुपया पैसा नकली बना के, पाकिस्तान तो पूरा इसी पे जिंदा था जी। नकली नोट भारत का छापता था, भारत में भेजता था नकली पैसा, इधर से असली पैसा 1 करोड़ का 60 लाख, 1 करोड़ का 60 लाख बन के जाता था। मैंने एक डाटा हम बता रहे हैं, इतना एक्यूरेटली हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो काउंटरफीट आप देखोगे हमेशा खास करके ज्यादातर नोटों के साथ यूज होता है। कैसा नोट? जो रहता तो नकली है लेकिन इस तरह से बनाया जाता है कि देखने में असली लगता है। तो क्या हो जाएगा? मेड इन इमिटेशन, इस तरह से नकल करके कॉपी करके बनाया जाना, सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली एज जेन्युइन, जिससे कि वो असली बन के निकल जाए। इस तरह से नकली बनाए, इस तरह से कॉपी करें कि जब असली के रूप में उसको चलाए तो चल जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटरफीट। काउंटरफीट में होता है नकली। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 7th का क्या हो जाएगा देख लो आप। 7th कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली कौन है? ये देखो, साइकोलॉजिस्ट, मुझे तो यही सही लग रहा है। PSYCHO हो गया साइको, और लॉजिस्ट, ये सही लग रहा है मुझे। अब बाकियों को देख लेते हैं। इमरजेंसी लिखना होता तो लिखता EMERGENCY, और इमरजेंस लिखना होता माने उद्भव, उत्पन्न, आगमन किसी का होता है, EMERGENCE। तो ये दोनों में से कोई नहीं है, ये गलत हो गया। इनवाइसेग में यहाँ पे आई नहीं आता है, और ट्रांजिशन में TRANSITION होता है। तो क्या होगा? साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इंप्रूवमेंट कीजिए, और नहीं हो रहा है तो नो इंप्रूवमेंट लगा दीजिए। अब सेंटेंस क्या लिखा है? कह रहा है इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड्स मत लिखना, प्रोसेस्ड फूड बिकम्स पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी। अब देखो गुरु, ये कौन सा सेंचुरी चल रहा है? ये 21st सेंचुरी चल रहा है ना। ये 20th सेंचुरी का ही बात कर रहा है कि 20वीं शताब्दी में ही ये फेमस हो चुका था। पास्ट का बात कर रहा है क्योंकि अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, बात कर रहा है 20वीं शताब्दी का। तो 20वीं शताब्दी में बिकम्स पॉपुलर नहीं, बिकेम पॉपुलर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। पास्ट का कोई भी घटना हो और उसमें अगर समय मेंशन किया हुआ रहे तो उसको क्या करते हैं? सिंपल पास्ट में लिखते हैं। इसमें आप अगर मन में आपका हो कि यहाँ पे हैड बिकम क्यों नहीं लिखेंगे? हैड बिकम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रूल है कि अगर पास्ट का कोई भी घटना हो, चाहे कितनी भी पुरानी, 1000 लाख साल पुरानी घटना क्यों नहीं हो, अगर समय मेंशन कर दिया तो वो सिंपल पास्ट में जाएगा। 20th सेंचुरी लिख दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? बिकम्स नहीं हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 बिकेम पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या कहता है? 9 फिलर्स है। फिलर्स किस लिए है? क्या कह रहा है देखो, मेनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवार्ड्स विद द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड। अब देखो कह रहा है ग्लीफुल। ग्लीफुल मतलब क्या होता है? प्रसन्न। प्रसन्न माने चीयरफुल, है ना। ग्लीफुल माने चीयरफुल। अब इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? नॉट एज रिक्वायर्ड, जैसा चाहिए वैसा नहीं, बिना मतलब का, जिसका
तुक न मिले, है ना, उसको कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। कॉशियस मतलब क्या होता है? कॉशियस मतलब होता है सजग, अलर्ट, ALERT, ठीक है ना। और कमेंसुरेट, कमेंसुरेट मतलब क्या होता है दोस्त? कमेंसुरेट मतलब होता है इक्विवेलेंट, VALANT, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट के लिए कौन सा वर्ड दिया है? कमेंसुरेट। तो ऑप्शन नंबर 4 मार देंगे, कमेंसुरेट। अब फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मेनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवार्ड्स। रिवार्ड मतलब क्या होता है? रिवार्ड मतलब होता है इनाम। बहुत लोगों को इनाम वैसा नहीं लग सकता है, कैसा? विथ द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, कि बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसमें जितना मेहनत और समय लगता है उसके हिसाब से जो इनाम दिया जाता है, जो रिवार्ड दिया जाता है, बहुत लोगों को वो उसके अनुकूल, उसके जैसा, उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर नहीं लग सकता है। उनको लग सकता है कि काम ज़्यादा लगा, मेहनत ज़्यादा लगा, एफर्ट ज़्यादा लगा, समय भी ज़्यादा लगा, और जो मुझे मिल रहा है वो बहुत कम है। तो कमेंसुरेट और इक्विवेलेंट, ऑप्शन नंबर 4। इनसिग्निफिकेंट माने क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट माने हुआ कि जिसका कोई बहुत माने आपके पास है लेकिन कोई काम का नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। मतलब आपको 2 लीटर पानी का जरूरत है और आपके पास 1 घूंट पानी है, तो वो इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी हो गई। ग्लीफुल माने चीयरफुल और कॉशियस माने सतर्क। कमेंसुरेट मतलब क्या होता है? कमेंसुरेट मतलब इक्विवेलेंट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। 10th क्वेश्चन कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कहता है। मेनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट माई ओपिनियन। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें डायरेक्टली आप लगाओ बट इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में इट इज टू केओटिक। केओटिक मतलब क्या होता है जानते हो? केओटिक माने होता है नीरस, केओटिक माने होता है भगदड़ वाला, केओटिक माने होता है बेकार, ठीक है ना, अनमीनिंगफुल, डैमेज्ड, ये सब होता है केओटिक का सिनोनिम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। दिस क्रूज शिप सेल। अब देखो SALE, सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है बिकाऊ, और SELL, सेल माने क्या होता है? बेचना, और SAIL क्या होता है? पानी पर चलना या पानी पर चलना। और SEAL, सील मतलब क्या होता है? बंद करना। अब देखो आपके सामने सारा मीनिंग लिखा हुआ है, अब आप देख लो। जहाज जो है, क्रूज शिप, बहुत बड़ा शिप जो होता है जिसकी गति ज़्यादा होती है और साइज भी बहुत बड़ा होता है, वैसा पानी का जहाज जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और गति भी काफ़ी होती है, मतलब ठीक ठाक औरों की तुलना में, उसको बोलते हैं क्रूज शिप। तो क्रूज शिप क्या करेगा? पानी पर चलेगा ना दोस्त, SAIL, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देख लिया, बढ़ूं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। किस चीज के लिए? WH वर्ड लिखा हुआ है, कह रहा है कि ही इज द पेशेंट, वह पेशेंट है, वह मरीज है। कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, आपको सुबह में कॉल किया था। तो आप इससे जोड़ के बता सकते हैं क्या होगा इसका?
यही वह पेशेंट है जिसने आपको सुबह में कॉल किया था। तो ये कॉल्ड जो है वर्ब है, यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या चाहिए सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये आदमी के लिए लगता नहीं है नॉर्मली। आदमी के लिए क्या लगता है WHO हु। ऑप्शन नंबर 2। 13th क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 13th क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बैक ऑन वंस फीट। बैक ऑन वंस फीट होता है ना, देखते हो हीरो वगैरह कहता है ना आई एम बैक। आई एम बैक का क्या मतलब हुआ कि मैं फिर से उसी पोजीशन में आ गया। मैं टूटा तो था, मैं थोड़ा गड़बड़ाया तो था, मैं थोड़ा डिसमेंटल हुआ तो था, लेकिन अब मैं फिर से उसी पोजीशन पे आ गया। इसी के लिए ना कहता है आई एम बैक। तो देखो इसके लिए क्या कहता है बैक ऑन वन फीट, अपने पैरों पे फिर से वापस आ जाना, बैक ऑन वन फीट। इसका मतलब क्या हो गया वेल और सक्सेसफुल अगेन। फिर से थोड़ा तो गड़बड़ हुआ था, थोड़ा खराबी आया था, लेकिन वापस से वो रिलैप्स नहीं होने दिया सिचुएशन को, वो कंट्रोल कर लिया, वापस से सही स्थिति में चला आया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेल और सक्सेसफुल अगेन, पुनः ठीक हो जाना या फिर से सक्सेसफुल हो जाना। ऑप्शन नंबर 2। 14th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ओवर रन, है ना। ओवर रन मतलब क्या होता है, या तो इसको कहो एक्सेस रन या प्रेशर, या तो कहो गाड़ी से धक्का देना, है ना। ओवर रन कर गया मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में बहुत आया स्पीड में झटके से पूरे फोर्स के साथ और उसको झटका मार के निकल गया, आपको झटका मार के धक्का मार के आपके ऊपर चढ़ाते हुए निकल गया। या कोई भी डिसीजन आया उसको ओवर रूल कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं उसको बाइकआउट कर देते हैं जबरदस्ती अपना पावर का यूज करके। तो एक्सेसिव पावर के संदर्भ में, एक्सेसिव पावर के मीनिंग में ओवर वर्ड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है स्टॉर्म। स्टॉर्म माने होता है आंधी, आंधी में भी एक्सेसिव पावर होता है। और ढूंढ रहा है क्या एंटोनिम, माने जिसमें सबसे कम पावर हो। और इन अनडेट माने क्या होता है, देखो इन अनडेट का मतलब होता है डेकोरेट, ठीक है। और इन्वेड का मतलब क्या होता है जबरदस्ती अंदर आना, है ना। तो जबरदस्ती अंदर आना स्टॉर्म और इनंडेट। ये सरेंडर, सरेंडर मतलब क्या होता है, सरेंडर मतलब होता है त्याग देना, बल लगाना, एफर्ट लगाना, छोड़ देना, है ना। कहते हैं ना कि चोर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, मतलब अब अपना बल लगाना, भागना, दौड़ना, छिपना और भी कुछ काम करना, ये सब छोड़ दिया। क्या हो जाएगा ओवर रन का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंटोनिम सरेंडर। 15th क्या होगा, 15th का कहता है एंटोनिम क्या होगा इम्प्योर। इम्प्योर मतलब क्या होता है दोस्त, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, जो प्योर नहीं है। अब जो प्योर नहीं है वो कैसा होगा, जो प्रदूषित है, कॉन्टामिनेटेड होगा, है ना। तो कॉन्टामिनेटेड अगर रहा तो कॉन्टामिनेटेड माने क्या होता है दूषित, कॉन्टामिनेटेड माने होता है दूषित। स्टेराइल मतलब क्या होता है गंदा, खतरनाक। सिरिंज वगैरह जो होता है ना वो स्टेराइल होता है। आप जाओगे हॉस्पिटल में तो लिख देगा स्टेराइल एरिया। स्टेराइल एरिया माने क्या होगा, स्टेराइल एरिया का मतलब हुआ वैसा एरिया जहां स्टेराइल वस्तुएं मिलेंगी। स्टेराइल माने गंदा, जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है, चुभ सकता है, कट सकता है, माने आपको किसी रूप में हानि पहुंच सकता है, उसको क्या कहते हैं स्टेराइल। और कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड माने होता है जमाया हुआ। कंसंट्रेट माने होता है ना ध्यान देना, ध्यान देना माने फोकस करना,
फोकस करना मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर का चीज़ में नहीं रखना, एक जगह संयुक्त रूप से आ जाना, वो होता है कंसंट्रेटेड। और सेग्रीगेटेड मतलब क्या होता है? सेग्रीगेटेड माने होता है अलग किया हुआ। तो जो अलग किया हुआ रहेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 जो है सेग्रीगेटेड, अलग किया हुआ। तो जो है दूषित रहेगा, जो अशुद्ध रहेगा, जो स्टेराइल रहेगा, जो कंसंट्रेटेड रहेगा, वो क्या रहेगा? मिक्सचर रहेगा, बहुत सारा चीज उसमें रहेगा, उसकी प्योरिटी नहीं रहेगी। लेकिन जो सेग्रीगेटेड रहेगा वो प्योर रहेगा, सबसे अलग रहता है, पृथक रहता है, या अलग जो कह सकते हो आप, पृथक या अलग हिंदी में एक ही शब्द है, सिनोनिम है दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेग्रीगेटेड। इम्प्योर मने हुआ अशुद्ध, और सेग्रीगेटेड मने हो गया अलग, पृथक मने शुद्ध, जो किसी से नहीं मिला हुआ रहता है, शुद्ध ही रहता है ना, जिसमें मिलावट नहीं है। चाहे खराब चीज हो चाहे अच्छा चीज हो, मिलावट नहीं है तो वो शुद्ध अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। और प्योरेस्ट है मतलब इम्प्योर नहीं है, तो इम्प्योर का एंटोनिम इसमें क्या हो जाएगा? सेग्रीगेटेड, ऑप्शन नंबर 4। अगला देख लो क्या है, 16th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू प्लांट अ सीड, कॉमन एरर है, यू विल बी नोटिस्ड। कहता है कि अगर आप पेड़ रोपते हैं, इफ यू प्लांट अ सीड मतलब बीज रोपते हैं, तो यू विल बी नोटिस्ड नहीं होगा, यू विल नोटिस होगा। अगर आप पेड़ रोपते हैं तो आप देखेंगे कि यह उगने में कुछ समय लेता है। तो यू विल बी नोटिस्ड वाला ये जो है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ यू विल बी नोटिस्ड नहीं होगा, यू विल नोटिस होगा। 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, द माउंटेन लायन इज वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर इलूसिव एनिमल। अब देखो, वन ऑफ द स्लाइएस्ट लिख रहा है ना, खतरनाक। तो खतरनाक जब सुपरलेटिव डिग्री में लिख दिया है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्यों लिखा? यहाँ भी सुपरलेटिव होना चाहिए था, वहाँ पे मोस्ट होना चाहिए था। जहाँ पे मोर लिखा हुआ है वहाँ पे मोस्ट होना चाहिए था। तो ये जो स्लाइएस्ट एंड मोर, पोर्शन नंबर 2 जो ऑप्शन नंबर 2 में मेंशन किया हुआ है, उसी में एरर होगा। एरर क्या होगा? मोर नहीं होगा, मोर के जगह पे मोस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, यू आर लुकिंग सो प्रेटी ऑन दिस ब्लैक आउटफिट। यहाँ पे क्या है? ऑन नहीं होगा, इन होगा, और दिस नहीं होगा, दिस होगा, क्योंकि एक ही आउटफिट का ना बात कर रहा है। कोई आदमी 30 कपड़ा एक बार में पहन के थोड़ी रहेगा। तो क्या होगा? प्रेटी इन दिस, ऑप्शन नंबर 1। 19th क्या कहता है? 19th कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट DISTRACT, डिस्ट्रैक्ट माने होता है ध्यान भंग करना। DISTRACT, और बाकी कोई अलग वर्ड है नहीं, इसी को उलट पलट करके लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 को आप टिक मारिए, वो सही स्पेलिंग है। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट माने होता है ध्यान भंग करना, किसी का कंसंट्रेशन खराब करना। अब देखो, सिनोनिम कह रहा है क्लैंडेस्टाइन का। क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है दोस्त? क्लैंडेस्टाइन माने होता है हिडन। क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है? गुप्त, छुपा हुआ, कंसील्ड, कवर्ड, है ना। अब इसका सिनोनिम खोज रहा है जो छुपा हुआ रहे। तो ब्लेंटेंट मतलब क्या होता है? ब्लेंटेंट माने होता है बेवकूफ़ों जैसा बात करने वाला, बेवकूफ़ों जैसा, अकड़ू। ब्लंटेंट माने होता है अकड़ू, जो ढंग से बात नहीं करेगा, बहुत रफ वे में बात करेगा, उसको लैंग्वेज का तमीज नहीं होता है, उसको कहते हैं ब्लंटेंट। ऑर्नेट मतलब क्या होता है? ऑर्नेट मतलब होता है सजावट, सजावट। ऑर्नेट माने होता है सजावट। ओपन माने होता है खुला, और अंडर कवर मतलब क्या होता है दोस्त? ढका हुआ, है ना, छुपा हुआ, कंसील्ड, है ना, हिडन, जिसके बारे में सबको पता नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अंडर कवर। तो क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडर कवर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर
21 से 25 तक क्लोज टेस्ट है दोस्त, देख लो, बस ये लास्ट स्लॉट है। अब क्या कर रहा है, हम स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, आप ऑप्शंस देखते जाना। कर रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, है ना। अब क्या कह रहा है, अक्यूज्ड, इम्बाइब्ड, इश्यूड और एक्सट्रैक्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, अक्यूज्ड माने होता है दोषी ठहराना। आप एक बात देख लो कि जब भी आप क्लोज टेस्ट बना रहे होते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस में मत फंसो। सबसे पहले आप देखो कि स्टेटमेंट आपको किस मीनिंग के तरफ लेके जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि सरकार ने लेटर, तो सरकार लेटर क्या करती है, जारी करती है। एकदम आसान सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इशूड हो जाएगा। अब क्या होगा, द मिनिस्ट्री हैज इशूड द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, किस लिए, दूसरा ऑप्शन के लिए हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कर रहा है किस लिए, तो लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, किस लिए, परमानेंट कमीशन ग्रांट करने के, स्वीकार करने के लिए। तो यहां पे सॉरी किधर गया, क्या लिखा हुआ है, 2 + V1 लगता है, तो यहां हो जाएगा, सॉरी ऑफ लिखा हुआ है, माय मिस्टेक, है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज, पहला में क्या था, एक बार रीचेक कर लो, पहला में क्या लिखा हुआ था, सॉरी देख लो इस तरह, पहला में ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था, हमारा ऑप्शन हो रहा था इश्यूड। ऑप्शन नंबर 3 जारी किया, क्या जारी किया, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इश्यूड द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, किस लिए, क्या इशू किया है, सैंक्शन लेटर किस लिए इशू किया है, ये लेटर इशू किया है ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी, किस लिए, तो सिंस नहीं लगेगा और फ्रॉम नहीं लगेगा, फॉर और टू है, ठीक ही मैं बता रहा था, किस लिए, फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर, किस लिए जारी किया लेटर को, कि विमेन जो ऑफिसर्स होंगे, मतलब वैसी लड़कियां, वैसी वेमेन माने फेमिनिन जेंडर, वैसी फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग जो भी लड़कियां होंगी, औरतें नहीं, इसको लड़कियां बोलो, आर्मी में उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट करने का लेटर इशू कर दिया है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि हाँ जी हमने लेटर दे दिया है, अब लड़कियों को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। अब क्या है अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन एंटिसिपेशन the army headquarters had in motion a series of preparatory actions for conduct of the permanent commission selection board for affected women officers. The selection board will be scheduled as all affected short service commission women officers exercise their option and complete documentation, the army said in a statement. अब देखो ऑप्शंस क्या है कि in anticipation, इसके आशा में, एंटिसिपेशन माने आशा, इससे रिलेटेड द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैड इन मोशन अ सीरीज ऑफ प्रिपरेटरी एक्शंस। अब इसी में, इसी के साथ इन एंटिसिपेशन मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज शुरू हुआ, कोई भी चीज लागू किया गया, तो उसी के पीछे, उसी से रिलेटेड और भी जो सारी चीजें लागू की जाएगी, उसके लिए इन एंटिसिपेशन, उसी चीज को पूरा करने के लिए क्या किया आर्मी हेडक्वार्टर्स ने, आर्मी हेडक्वार्टर्स ने खाली स्थान, इन मोशन अ सीरीज ऑफ प्रिपरेटरी एक्शंस, एक के बाद एक बहुत सारा, प्रिपरेटरी माने तैयारी करना, प्रिपरेशन माने तैयारी होता है ना, तो तैयारी करने के लिए प्रिपरेटरी ऑप्शंस बहुत सारा शुरू कर दिया, किस लिए, कि अब वुमेन को भी कमीशन, परमानेंट कमीशन मिलने वाला है, तो उसके लिए पेपर वगैरह सब कुछ, ट्रेनिंग का शेड्यूल और सिस्टम सब कुछ तैयार करना होगा ना, तो हेडक्वार्टर शुरू कर दिया, क्या, तो शुरू कर दिया, हैड सेट इन मोशन, डिपॉजिट पैसा किया जाता है, लोकेट लोकेशन को किया जाता है, और सिचुएट किसी चीज को स्थापित किया जाता है। सेट मतलब होता है टू एक्टिवेट, एक्टिवेट, ACTIVAT, एक्टिवेट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा किसमें, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, फिलर नंबर 3 में। द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैड सेट इन मोशन
A series of preparatory actions for conduct of the permanent commission selection board for affected women officers. The selection board will be scheduled as, अब देखो, द सिलेक्शन बोर्ड विल बी शेड्यूल्ड, अब एज लिखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि एज के बीच में डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री में, तो सब कुछ पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि जैसे ही, चूंकि सारा सेट इन मोशन कर दिया है, एक साथ एक करके, एक के बाद एक बहुत सारा चीज कर रहा है, तो क्या होगा, अफेक्टेड द सिलेक्शन बोर्ड विल बी शेड्यूल्ड एज सून एज all affected short service commission women officers exercise their option and complete, मतलब जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी ये शुरू करेगा। उसके लिए क्या लिखेंगे, as soon as। और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन कहता है वुमेन ऑफिसर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड कंप्लीट, क्या होगा, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट नहीं करेगा, जो नेसेसरी रहेगा, जो जरूरत वाला रहेगा वही रहेगा ना, तो जरूरत वाला के लिए क्या कहते हैं, रिक्विजिट, जिसका रिक्वायरमेंट हो, जिसकी जरूरत हो, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन आज का सेट हम लोग बना लिए। एक एक सेट लेकर के हम लोग प्रतिदिन एक दूसरे से मिलेंगे, ऑनलाइन वे में बात करेंगे। आप सेट देखिएगा, आप लाइव रहिए चाहे रिकॉर्डेड देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ देखिए जरूर, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं सीखोगे तो मैं बार बार ये बात को कहता हूँ कि 2-4 नए रूल्स और 10-8 नए वर्ड्स जरूर सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो तो फिर आओ विजिट करो करतार कोचिंग सेंटर का वेबसाइट। मैं इंग्लिश टीचर AK इंग्लिश यहाँ पे आपके लिए फिर से एक नया सेट लेके आऊँगा। तब तक खूब पढ़िए, ऑल द बेस्ट।